वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स, जिसकी तीन टेक्निक्स थी: ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ये तीनों टेस्टिंग की जो टेक्निक्स थी वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी और काफ़ी डिटेलों में डिस्कशन हुई थी। आज का जो टॉपिक है उसमें हम करेंगे फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग होती क्या है और डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब फंक्शन टेस्टिंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कैरीज आउट द वेरीफाइड सॉफ्टवेयर एक्शन, इट कंसंट्रेट्स ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट, इट डिस्क्राइब व्हाट प्रोडक्ट डज, इट टेक्स प्लेस बिफोर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब फंक्शनल टेस्टिंग एक्चुअल टेस्टिंग होती है कि हमारी प्रोडक्ट क्या कर सकती है। अगर पिछली वीडियो को अगर ओवरव्यू में रखते हुए मैं आपको बताऊं तो हमने पढ़ा था स्टैटिक और डायनामिक, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। असल में फंक्शनल टेस्टिंग जो आती है ना वो डायनामिक टेस्टिंग और वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर आती है कि हमारी प्रोडक्ट जो हमने बनाई थी क्या वो उसी तरह काम कर रही है, क्या हमने राइट प्रोडक्ट बना ली है, क्या वो एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन काम कर रही है। तो इसी होती है फंक्शनल टेस्टिंग। ऊपर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स, वो भी इसी का पार्ट है। फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर ही आपकी सारी टेस्टिंग आ जाएगी, डायनामिक भी, वैलिडेशन भी और फंक्शनल भी। ये तीनों टर्म्स एक ही हैं। फंक्शनल टेस्टिंग अगर आपसे कोई पूछता है तो उसमें आपने ये बताना है कि हमारी प्रोडक्ट क्या कर सकती है। अब ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्रे, ये सारी फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आ जाती हैं। और आपकी जो डायनामिक टेस्टिंग है और जो आपकी वैलिडेशन है, ठीक है, वो उन दोनों के अंदर आपकी फंक्शनल भी आ जाती है और नॉन फंक्शनल भी आ जाती है। नॉन फंक्शनल इसके बाद हम करेंगे, पहले फंक्शनल टेस्टिंग को देखते हैं। अब इसमें टेस्टिंग के 5 लेवल्स हैं फंक्शनल के अंदर: यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब इसमें आप देखिए मैंने इनके आगे लिखा हुआ है कि ये वाइट है, ये भी वाइट है, ये ग्रे है, ये ब्लैक है। तो ये असल में मैंने इन टेस्टिंग को लिखा हुआ है ब्लैक, वाइट और ग्रे के हिसाब से, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग जो उनसी होगी ना वो आपका मेजोरिटी केस में डेवलपर कर रहा होगा। कंपोनेंट भी डेवलपर करता है। इंटीग्रेशन ग्रे जिसमें आपका क्यूए भी कर सकता है, जबकि आपका डेवलपर भी कर सकता है। सिस्टम टेस्टिंग बनी ही क्यूए के लिए है। और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कस्टमर के पास एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है जिसमें वो टेस्ट कर सकता है, और एक प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं और वो भी आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ही आएगा। तो शुरू करते हैं हम इस वक्त यूएटी टेस्टिंग से, बल्कि यूनिट से करते हैं क्योंकि यूनिट जोन सा है। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट टेस्टिंग से। यूनिट टेस्टिंग, इन यूनिट टेस्टिंग वी कैन टेस्ट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन बाय आइसोलेटिंग इट। हम क्या करते हैं, जो हमारा एक कोड होता है ना, कोड, उसको हम कर देते हैं आइसोलेट। यानी कि अगर हमने एक पूरा मॉड्यूल बनाया है तो हम उस कोड को ना अलग से आइसोलेट करके उस पर अलग से टेस्टिंग करेंगे। और उनमें बहुत चीज़ें, ये यूनिट टेस्टिंग पे पूरी बुक है एक, लेकिन हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि मैनुअल टेस्टिंग के लिए समझना लाजमी है एज ए क्यूए। इसमें हम चेक करते हैं बेसिक पाथ, कि आपके कोड का बेसिक पाथ है वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। और जो आपका पाथ होता है वो टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट आपका चलता है कोड। यानी कि टॉप टू डाउन, ये एक डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं टॉप टू डाउन चलेगा और लेफ्ट से राइट हमेशा चीज चलेगी। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर की टेस्टिंग करेंगे कि इसमें कंट्रोल क्या है। अब कंट्रोल में दो चीजें आती हैं, एक तो कंडीशन कर्व भी चेक करनी है हमने और लूप कर्व भी चेक करनी है। अब कंडीशन का क्या मतलब है कि इसमें जो कंडीशन हमने बनाई है वो ठीक तरह काम कर रही भी कि नहीं कर रही। केस में देखते हैं कि जैसे हमने कहा है कि नंबर एक वेरिएबल है जो कि 5 है, सम उसमें हमने 0 वेरिएबल रखा है और आई में भी 0। अब वाइल का मतलब ये है कि ये लूप में चलेगा। वाइल एक लूप होता है, डू वाइल, फॉर लूप, और वाइल भी एक हमारे पास लूप होता है। अब वाइल में क्या होगा, ये आगे हमने इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब होता है इसको लिखने का एक स्टाइल है कि आई जब तक नंबर से छोटा होगा ना तब तक ये नीचे वाला जो प्रोग्राम है ना वो हमारा रन होता रहेगा, ये वाला प्रोग्राम। अब आई क्या है, आई यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 हमेशा लेस देन आपको पता है 5 ही होगा। तो ये नंबर क्या करेगा, आगे जब सम आएगा ना तो सम में आई ऐड कर देगा। अब सम क्या है, सम इस वक्त हमारे पास है 0 और आई भी 0 है। ये 0 0 करके सम क्या हो जाएगा,
सम हमारे पास 0 होगा और ये क्या करेगा 1 आई में ऐड कर देगा, यानी कि 0 की जगह अब आई में 1 स्टोर हो चुका होगा। इस लाइन का ये मतलब बनता है। और आगे हमें सम क्या प्रिंट कराएगा 0। अब नेक्स्ट जब कंडीशन आएगी ना, नेक्स्ट जब ये लूप दोबारा चलेगा, क्योंकि अभी लूप चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती, ये लूप इसी तरह ना चलता जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमारे साथ क्या होगा कि आई इस वक्त 1 हो चुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से आई 1 हो चुका हुआ है और वो फिर भी 5 से लेस है। इस वक्त सम क्या होगा 1, आपका आई 1 हो चुका हुआ है, सम आपका 0 था, तो सम की वैल्यू 1 हो चुकी हुई है। अब सम जो सा आपका इस वक्त 1 हो चुका हुआ है, ठीक है, और आई क्या हो चुका हुआ है, वो फिर आई में 1 ऐड कर देगा और आई भी आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 होगा वो फिर 5 से लेस है, और आई क्या है हमारे पास 2, वो सम में ऐड हो जाएगा और सम क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो इसी तरह ये लूप चलता जाएगा जब तक कि आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। अब जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो होगा क्या, ये आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। जब ये 5 आएगा यहाँ पे 5 लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तब जो सम की टोटल वैल्यू होगी ना वो हमारे पास यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो ये क्या हमने कंडीशन भी चेक कर ली और ये जो लूप है, ये जो वाइल का लूप है वो भी चेक कर लिया। इस केस में कंडीशन चेक होगी हमारी, ठीक है, और जो हमने एक पूरा एक लूप चलाया उसमें लूप की कवरेज हो जाएगी, ठीक है। ये उसमें चेक करता है डेवलपर। उसके बाद तीसरी जो चीज़ आ जाती है उसमें है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन करना। वो अब डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पे ना कोड में कोई चीज़ चेंज कर देगा, मे बी यहाँ पे +2 कर देगा, तो वो देखेगा अब कोड हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, यानी कि उसमें कोडिंग में चेंज करके देखेगा कहीं हमारा कोड चल तो नहीं रहा, यानी कि खुद से एरर ला के मॉडिफिकेशन करके देखेगा कि उसका आउटपुट क्या निकलती है। तो म्यूटेशन का मतलब ये है कि हम खुद से कोड को मॉडिफाई करके उसको चला के देखेंगे कि उसमें कोई आउटपुट में कोई वेरिएशंस तो नहीं आ रही। अगर आ रही हैं तो इसका मतलब है जो कोड में मॉडिफिकेशन की है वो उसको सही तरीके से डिटेक्ट कर रहा है और हम फिर कोड को एक्चुअल वापस जो उसका सिंटैक्स था उसमें कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि इन शॉर्ट कोड में हम खुद ही एरर जनरेट करके उसको टेस्ट करेंगे कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम लाना चाहते हैं वो कोड चेंज करने से आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद आती है हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो कंपोनेंट या मॉड्यूल टेस्टिंग। अब यूनिट तो हो गया स्मॉलर पार्ट किसी भी कोड का, उसको आइसोलेट करके टेस्ट करते हैं। कंपोनेंट और मॉड्यूल में होता है कि स्मॉल यूनिट्स मेक अ मॉड्यूल, स्मॉल यूनिट्स को मिला के मेक ए मॉड्यूल बनाएंगे। अब यूनिट की अगर एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि यूज़र नेम एक यूनिट है। यूज़र नेम पासवर्ड को मिला के जब हम पेज को लॉगिन करेंगे ना, तो वो जो लॉगिन वाला सेक्शन होगा उसको हम कह सकते हैं कि वो एक मॉड्यूल बन चुका हुआ या कंपोनेंट बन चुका हुआ। अब उसके बाद आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या आता है कि हम पूरे मॉड्यूल को ना एज अ ग्रुप बना के टेस्ट करते हैं। यानी कि अब हमारे पास 2 मॉड्यूल हो गए, कैसे लॉगिन पेज हो गया और ऐड टू कार्ट हो गया, इन दोनों को इंटीग्रेट करके हम टेस्ट करेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, इन विच द होल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज टेस्टेड एज अ ग्रुप। अब 2 मॉड्यूल को हम एज अ ग्रुप बना के टेस्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें लॉगिन पेज आ गया और ऐड टू कार्ट का पेज आ गया। अब इसकी ना 2 अप्रोच है कि इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग है और नॉन इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंट में क्या होगा, इंक्रीमेंट की आगे फिर 3 टाइप्स हैं, टॉप टू डाउन, बॉटम अप और हाइब्रिड मॉडल। अब टॉप डाउन अप्रोच का ये मतलब बनता है कि एक चाइल्ड जो आपका मॉड्यूल है ना वो पेरेंट में ऐड हुआ है। अब इसकी एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं कि पेमेंट का सेक्शन है, उसमें आपने पेमेंट करनी है। जब तक कि आप CVC कोड नहीं ना एंटर करेंगे तो आपका वो अलाउ नहीं करने देगा। तो अब आपका पेरेंट जो मॉड्यूल था ना वो पेमेंट कार्ड वाला था, और जो आपने CVC वाला कोड का एक फीचर ऐड किया कि जब तक CVC कोड एंटर नहीं करेंगे तो वो आपको पेमेंट की इजाज़त नहीं देगा। तो ये हुआ कि हमने चाइल्ड वाला मॉड्यूल ऐड किया किसी पेरेंट के अंदर ताकि हम अपनी टेस्टिंग कर सकें। उसके बाद आ जाता है बॉटम अप। अब आपने ना ये लास्ट वाले नेम 2 याद रखने हैं, तो उधर से आपने आइडिया हो जाएगा कि ऐड कहाँ हो रहा है। टॉप डाउन मतलब कि डाउन ऐड हुआ है, और अप का मतलब है अप ऐड हुआ है, यानी कि एक पेरेंट मॉड्यूल जो उनसे ना वो ऐड हुआ है। अब बॉटम अप में क्या होगा कि किसी मॉड्यूल के अंदर उसका पेरेंट ऐड हुआ है, पेरेंट एडिड अबव चाइल्ड, यानी कि पेरेंट एक मॉड्यूल ऐड किया गया है किसी चाइल्ड सेक्शन के अंदर। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन थी,
या आप ये सोच लें कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ की, लेकिन उसमें आपका पेमेंट का सेक्शन ही मौजूद नहीं है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके ना सेक्शन बना हुआ था, अलग से टैब एक बना हुआ था जिसमें आपके ना पेमेंट के सारे सेक्शन आ रहे थे कि आप पेमेंट किस तरह कर सकते हैं। आप कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बिटकॉइन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वो तीनों जो उनसे थे ना चाइल्ड मॉड्यूल, वो आपको अलग अलग शो हो रहे थे। एक पूरा पेमेंट का सेक्शन नहीं था। तो हम क्या करते हैं, एक पूरा पेमेंट का सेक्शन बनाते हैं और उसके अंदर तीनों चाइल्ड ऐड करते हैं। अब इसमें चाइल्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है, आपका बिटकॉइन से पेमेंट है और पेपाल से आपकी पेमेंट है। ये तीनों आपके चाइल्ड हैं, लेकिन पेमेंट का एक टैब ही नहीं बना हुआ था। तो आप क्या करते हैं, एक पेमेंट का टैब बना के एक पूरा पेमेंट का सेक्शन बना देते हैं एज अ पेरेंट। उसके अंदर जब हम जाएंगे तो हम चाइल्ड की तरफ पहुंच सकते हैं। तो एक एग्जांपल है बॉटम अप की। उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है कि आपका टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों जोन्स हैं ना, दोनों दोनों आपके मॉड्यूल शामिल होते हैं जिनको इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है, और इनकी टेस्टिंग की जाती है जिसमें आपका टॉप डाउन भी हो और बॉटम अप भी हो। इन शॉर्ट इसकी यही एग्जांपल है कि आपने एक पेमेंट मेथड ऐड कर दिया है जो कि एक मेन पेमेंट मेथड का सेक्शन है, उसके अंदर जाके तीन उसके चाइल्ड सेक्शन है। तो जारी बात है, पेरेंट भी ऐड हुआ है और चाइल्ड भी ऐड हुआ है। तो ये आप इसको एज हाइब्रिड कंसिडर कर सकते हैं। और फिर नॉन इंक्रीमेंटल में क्या आता है कि हम जो उनसे ना सारे मॉड्यूल को एक सिंगल शॉट में टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीमेंटल में था ना कि हम चाइल्ड या पेरेंट को टेस्ट कर रहे हैं, फिर दोनों के कम्बिनेशन को चेक कर। इंटीग्रेशन में क्या होगा, हम इस सिंगल शॉट में सारे मॉड्यूल को टेस्ट कर लेंगे। हम टॉप डाउन बॉटम अप और इनमें टेस्टिंग नहीं करेंगे, एक सिंगल शॉट में सारे मॉड्यूल्स की टेस्टिंग कर लेंगे और उनको टेस्ट करेंगे जो एक सिंगल शॉट में ऐड हुए हों। मतलब कि क्या इसमें तो देखा जा रहा है ना कि टॉप डाउन बॉटम अप में आपके मॉड्यूल्स ऐड हो रहे हैं, चाइल्ड मॉड्यूल ऐड हो रहा है, पेरेंट मॉड्यूल हो रहा है। लेकिन नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग उसके लिए होगी कि जो आपके मॉड्यूल सारे एक ही दम ऐड हुए होंगे, यानी कि इसमें तो सिंगल सिंगल करके ऐड हो रहा है। मे बी आपका ऐसा सेक्शन आया कि जिसमें आपने 5 से 6 इकट्ठे मॉड्यूल ऐड कर दिए, तो उन सब की आपस में इंटीग्रेशन टेस्ट करेंगे। उसमें फिर हम इस चीज़ से डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि टॉप डाउन है कि बॉटम है कि हाइब्रिड है। हम उन सब जो एक ही सिंगल शॉट में मॉड्यूल ऐड हुए हैं उन सब की टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन with respective client requirements. GUI testing, graphic user interface testing is a process of testing user interface of an application. A GUI includes all the elements, objects such as menu, checkbox, button, color, font size, icon, spelling, usability testing, how much app is user friendly or easy to operate by end user, refer to the। अब उसके बाद आ जाता है फंक्शन टेस्टिंग। अब इसमें जिन चीज़ों को हम टेस्ट करेंगे उसकी तरफ चलते हैं, यानी कि सिस्टम टेस्टिंग के अंदर भी हम चीज़ों को एज अ फंक्शनल ही देख रहे होंगे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टेस्टिंग कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है। चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ड्रॉप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा, रेडियो बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक लिस्ट पे चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद आएगा सिस्टम टेस्टिंग के अंदर डेटाबेस टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अच्छा, डेटाबेस टेस्टिंग जो सी होती है ना, वो होती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा बहुत उसके बैकग्राउंड का टेबल्स का आइडिया होना चाहिए। तो इसमें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक होती है, वो यूज़ होती है जिसमें हम कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, रिमूव करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। मतलब कि ये है कि अगर हमने कोई यूज़र नेम या पासवर्ड क्रिएट किया है, कोई रजिस्ट्रेशन पेज के थ्रू कोई यूज़र को रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो क्या बैक एंड पे वो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डेटाबेस में शो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम डेटाबेस टेस्टिंग करते हैं। तो उसकी क्या फंक्शन है कि आप किसी एंट्री को इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। तो ये जो काम है हम चेक कर रहे होंगे फ्रंट एंड से। मतलब क्या है कि यूज़र का पासवर्ड चेंज किया तो क्या वाकई बैकएंड पे उसका पासवर्ड अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, और अगर यूज़र क्रिएट किया तो वैसा इंसर्ट आएगा, वो इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर यूज़र का अकाउंट डिलीट किया तो बैक एंड डाटाबेस से वो डिलीट भी हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आ जाती है एरर हैंडलिंग टेस्टिंग। एरर हैंडलिंग में आएगा कि आपकी एप्लीकेशन में अगर कोई अनकंडीशन कोई एरर आ जाता है तो उस केस में सिस्टम क्या शो करवाएगा। वो आपने बाज़ क्या एप्लीकेशन में देखा था 404 एरर आ जाता है, तो उस केस में ये 404 दिखाएगा कि कुछ यूज़र फ्रेंडली मैसेज दिखाएगा। एरर मस्ट बी रीडेबल और यूज़र अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इसमें हम वो चेक करेंगे। ये ऐसा लिंक है
जिस पे क्लिक करते हैं तो आगे पेज अजीब सा लिखा आ जाता है, द पेज कुड नॉट बी फाउंड, तो उसको आप कैसे टैगल करेंगे। उसके बाद देखेंगे लिंक प्रेजेंस है कि नहीं है, उसकी नेविगेशन है। इंटरनल लिंक्स होते हैं इसमें, एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। इंटरनल लिंक्स में होते हैं कि आपके जो एक पेज से दूसरे पेज पे आप मूव कर रहे हैं, होम पेज से आप जाते हैं अबाउट टू अस, तो क्या मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्सटर्नल लिंक है कि अगर आप को एक्सटर्नल लिंक पे लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा, कि मे बी आपकी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा लिंक हो जो आपको यूट्यूब पे लेके जाता हो, तो क्या वो लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और बैक लिंक्स होते हैं कि इस वेबसाइट का अगर किस बाहर से किसी एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करें तो क्या वाकई वेबसाइट पे आता है कि नहीं आता। बैक लिंक ये होता है। इंटरनल लिंक पेजेस के आपस के लिंक है। एक्सटर्नल लिंक में होगा ये कि हम अगर पेज पे किसी यूट्यूब का अगर कोई लिंक है उस पर क्लिक करते तो यूट्यूब पे जाता है कि नहीं जाता, तो ये होगा एक्सटर्नल लिंक। बैक लिंक में होगा कि किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से क्लिक करके वो हमारी इस वेबसाइट पे आएगा कि नहीं आएगा, ये बैक लिंक होगा। कैलकुलेशंस देख लेंगे, फ्लो देख लेंगे, जैसे हमने ऊपर देखे एंड टू एंड टेस्टिंग देख लेंगे। अगर आपने बीच में से कोई कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं आपको, वो हम देख लेंगे। कुकीज़ और सेशन हम देख लेंगे कि इसमें कुकीज़ जो उनसे मेंटेन हो रहे कि नहीं हो रहे। सेशन जो बनता है वो आपका बनता है सर्वर एंड पे। कुकीज़ जो उनसे वो आपके ब्राउज़र में सेव होते हैं। इसकी आगे हम मज़ीद जो उनसे ना यूटे करके ना ये डायग्राम्स को भी हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है यूएटी, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। टेस्टिंग ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन डन बाय कस्टमर, कि जो यूज़र के पास जब जाती है एप्लीकेशन तो वो इस चीज़ को टेस्ट कर रहा होता है। जैसे हमने ऊपर बिग पिक्चर में भी देखा था कि यूएटी टेस्टिंग तो ये है। आपसे कोई भी पूछता है कि टेस्टिंग के 5 लेवल्स कौन से होते हैं, तो आपने ये बताना है। यूनिट, सिस्टम, इंटीग्रेशन, ठीक है, और कंपोनेंट आपका आ जाएगा, और यूएटी टेस्टिंग आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको से कोई भी पूछता है कि टेस्टिंग के 5 लेवल्स बताएं तो आप बताएंगे यूनिट, कंपोनेंट, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये लेवल है, ये मैंने आपको बताया, ये मज़ीद भी बढ़ सकते हैं। प्री प्रोडक्शन डाल लें आप, ठीक है, डेव डाल लें, क्यूए डाल लें, प्री प्रोडक्शन डाल लें, स्टेजिंग डाल लें, तो ये सब है, लेकिन बेसिक आपने इन्हीं में कैटेगराइज करना। अब हम कुछ चीज़ें हैं जो हमने अभी स्टडी की हैं उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये फिर मैंने ब्लॉग बना हुआ है कि अब यूनिट टेस्टिंग जो सा वो डेवलपर करेगा, कंपोनेंट टेस्टिंग भी डेवलपर करेगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी डेवलपर ही करेगा, और ये देखें वाइट बोर्ड टेस्टिंग है। इसमें कोड का पता होना लाजमी है। कुछ केसेस में अगर आपका जो क्यू है उसको कोड की थोड़ी फेमिलियर है तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर सकता है, और वो भी फिर वाइट बॉक्स में आ जाएगा। आपकी जो सिस्टम टेस्टिंग होती है या एपीए टेस्टिंग होती है वो ब्लैक बॉक्स होती है। उसमें आपको कोड से कोई सरोकार नहीं कि कोड किस तरह लिखा हुआ है, सही है कि गलत है, हमें अपनी आउटपुट से कंसर्न होता है। और यूएटी प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी जो आपके कस्टमर करेगा या बिजनेस ओनर्स करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा, उनको बैकग्राउंड में नहीं पता कि कोड किस तरह से लिखा गया हुआ। अब एक और ये डायग्राम है कैशियर कुकी से रिलेटेड है। ये जब भी हम गूगल ओपन करते हैं ना तो हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट जाती है, क्या किया, जीमेल का अकाउंट ना ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन किया, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास। अब वो क्या करेगा, अब यूजर नेम और पासवर्ड मैच करके ना अपने पास एक सेशन बनाएगा, सेशन, और वो सेशन में ना कुछ वैल्यूज होंगी, स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, वो ना भेज देगा रिस्पॉन्स के साथ। अब वो रिस्पॉन्स जब आएगा ना तो आपके क्लाइंट पे ना, यानी कि आपके ब्राउज़र पे आपका जीमेल अकाउंट खुल जाएगा। आपने क्या किया, आपने अपने ब्राउज़र को उसी वक्त बंद कर दिया, क्रोम आपने दोबारा ओपन किया, तो जैसे आप जीमेल करेंगे ना तो वो क्या करेगा, HTTP रिक्वेस्ट तो साथ भेजेगा। वो जो कुकीज़ होंगे ना, जो इसने सेशन यहाँ पे बनाया होगा, वो एक यूनिक एड्रेस होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक एड्रेस होगा, उसके साथ भेजेगा वेब ब्राउज़र को। तो वो क्या करेगा, वो उस वक्त आपका पासवर्ड चेक नहीं करेगा, वो आपकी रिक्वेस्ट को आपके सेशन के साथ चेक करके आपको वापस रिस्पॉन्स भेजेगा। अब होगा क्या, आपने देखा होगा जैसे हम जीमेल अपना यूज़र ने पासवर्ड लगा के ब्राउज़र बंद भी कर देते हैं, अब हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब अपने पीसी पे आके ब्राउज़र को लॉगिन करेंगे तो वो हमसे पासवर्ड दूसरी दफ़ा नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि वो बैक एंड पे सेव हुआ होता है, ठीक है, और आपकी जो जीमेल के सर्वर से कम्युनिकेशन है वो कुकीज़ की बेस पे हो रही होती है, वो इस हिसाब से दोबारा पासवर्ड नहीं मांगता। और अगर आप अपने ब्राउज़र से कुकीज़ और कैशे रिमूव कर देंगे ना तो वो क्या करेगा, वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड दोबारा मांगना शुरू कर देगा, क्योंकि वो सेशन वहाँ पे आपके एंड से जब कुकीज़ जाएगी तो वो तो आप ख़त्म कर चुके हैं, वो दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, और फिर वो यहाँ से कुकीज़ भेजेगा आपको,
कुकीज़ आपके पास सेव होंगी तो फिर जाके आपको नेक्स्ट टाइम जब आप ब्राउज़र बंद करेंगे तो आपको लॉगिन करने पर दोबारा ब्राउज़र ओपन करने पे आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कैशे और कुकीज़ वाला समझ आ गया होगा। और ये जो डायग्राम है ये भी, इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और जैसे ही हम यहाँ से यूनिट की तरफ आएंगे तो हमारी टाइम जो है वो बढ़ेगा। यूनिट टाइम क्यों बढ़ेगा, इसकी कॉस्ट कम क्यों आएगी, क्योंकि उसने सिर्फ कोड को आइसोलेट करना है और उसको टेस्ट करना है। अब आप खुद सोचें कितनी ज़्यादा फील्ड्स होंगी, उन सबको डेवलपर को अलग अलग आइसोलेट करके टेस्ट करना पड़ेगा, उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे यूएटी की तरफ, उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती जाएगी। उसकी वजह बना के हमें टूल्स परचेज करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे स्पेसिफिक, जो सिर्फ टेस्टिंग कर सकें। पे टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन यूज़ होता है, सेलेनियम, पाइथन, जावा में हमने करना है, रोबोट फ्रेमवर्क में करना है। तो हर मॉड्यूल की और हर चीज़ की कॉस्ट आती जाएगी, लेकिन टाइम हमारा कम लगेगा। उम्मीद है आपको फंक्शनल टेस्टिंग समझ आ गया होगा और इसके जो 5 लेवल्स हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।